हेलो ऑल ऑफ यू, आप सब BCA 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपको इस सेमेस्टर में एक सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। बट आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं सिनॉप्सिस बनाते कैसे हैं और इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें इंक्लूड करना चाहिए। आपके पास BCSP 064 गाइडलाइन होगा। यदि ये गाइडलाइन नहीं है तो आप इसको इग्नू की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से कलेक्ट किया है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर है आपको सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने का, यानी ये जितने भी टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं सारे टॉपिक उसमें मेंशन होना चाहिए और इसके बारे में रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे राइट करना होगा। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। हो सकता है ये एक क्लास में कंप्लीट ना हो तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में भी आपको बताऊंगा, बट वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे क्वेरीज किया है कि सर आप 5th सेमेस्टर में सिनॉप्सिस सबमिट करने के लिए क्यों कहते हो, जबकि 5th सेमेस्टर के सिलेबस में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये 6th सेमेस्टर में ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप 5th सेम में इन करते हैं तो आप सिर्फ सिनॉप्सिस सबमिट करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 5th सेमेस्टर में आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर सकते, यानी आप सिनॉप्सिस सबमिट कर सकते हैं। जब आप सिनॉप्सिस सबमिट करने के लिए एलिजिबल आप 5th सेम में हो जाते हैं तो आपको 5th सेमेस्टर में कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस है वो टाइमली कंप्लीट होता है। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे आपने 6th सेम में भी आप सिनॉप्सिस सबमिट कर सकते हैं, 6th सेम के बाद भी कर सकते हैं, आपके पास 6 ईयर का टाइम पीरियड है, इसमें कभी भी सबमिट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इससे आपका जो सेशन है वो डिले हो जाए। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि आपको 5th सेमेस्टर में कर देना चाहिए। जब आप इसके लिए एलिजिबल है, इग्नू एक्सेप्ट करती है सिनॉप्सिस, तो आपको सबमिट करने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। और मैं आपको 5th सेमेस्टर में सबमिट करने के लिए इसलिए कहता हूं कि आपका प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस टाइमली कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, इग्नू को भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ये क्लियर हो गया कि आप 5th सेम या 5th सेमेस्टर के बाद कभी भी सबमिट कर सकते हैं, जैसा आप जब आप चाहे आप सबमिट कर सकते हैं। बट याद रखिए सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट दोनों साथ साथ नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे भी पूछा है कि सर मैं दोनों एक साथ कर दूं 6th सेमेस्टर में। सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है। सिनॉप्सिस सबमिट करने के बाद वो लगभग 30 to 45 डेज का टाइम लेते हैं, वहां से फिर अप्रूवल आता है, उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। यानी दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। चलिए आज हम लोग अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये जितने भी यहाँ पे टॉपिक या चैप्टर्स मैंने डिफाइन राइट किया हुआ है, इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस। बहुत ही केयरफुल तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट का टाइटल सेलेक्ट करना चाहिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को असाइनमेंट की तरह ट्रीट ना करें। जैसे कि आपने एक असाइनमेंट बनाया और ये असाइनमेंट अपने सभी फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सब ने इसको सबमिट किया और सब के सब पास हो गए। इसमें ऐसा नहीं हो सकता। इसमें सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट की कॉपी बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, कहीं से कॉपीड नहीं होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि जो आपने सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट बनाया है कोई और कॉपी कर ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टाइटल कैसे सेलेक्ट करते हैं। देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गूगल में जाते हैं और गूगल में सर्च करते हैं, हमारे सामने बहुत सारे टाइटल डिस्प्ले हो जाता है। अब ये और भी कंफ्यूजिंग है कि इसमें से कौन सा टाइटल हमारे लिए यूजफुल होगा, कौन सा टाइटल है जो BCA प्रोजेक्ट के लायक है। तो देखिए मैं आप सबको बता देता हूँ कि आप जो स्टूडेंट मेहनत करना चाहते हैं वो खुद इस टाइटल को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का कैसा टाइटल होना चाहिए, राइट। तो देखो आप सबसे पहले डायरेक्टली आप टाइटल सर्च मत करो। आप क्या करो कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम एरिया आप सर्च कर लीजिए। प्रॉब्लम एरिया जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और उस प्रोजेक्ट को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम कैसे पता करें, प्रॉब्लम फाइंड करना भी एक प्रॉब्लम है, तो ये कैसे हो सकता है, राइट। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम को कैसे सर्च करो। देखो आपको ये जो प्रोजेक्ट बनाना है BCA का, वो प्रोजेक्ट रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। यानी आपने जो भी टॉपिक चूज किया है वो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया है वो एग्जिस्ट हो सकता है। आप कुछ भी डमी या इमेजिन करके आप नहीं बना सकते, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है वो सॉफ्टवेयर कहीं किसी कंपनी में यूज होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब यह है
कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो रियल लाइफ की एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए हमारे आप जहाँ भी आसपास आप रहते हैं, आप देखिए कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगे, बहुत सारे स्टोर्स होंगे, बहुत सारे इंटरप्राइजेज होंगे, बहुत सारे ऐसे कंपनीज एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही होगी, राइट। तो ये देखिए ये कंपनी, ये सारे एक्टिविटीज़ में से आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले कि कौन सा एक्टिविटीज़ है जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, राइट। तो मैं जैसे एग्जांपल्स के हेल्प से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे देखिए स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको पता है, यानी कंपनी स्टॉक किस तरह से मैनेज करती है, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप पता कीजिए, यहाँ से आपको एक टाइटल मिल सकता है। एक और मैं फील्ड बताने जा रहा हूँ सेल्स, यानी सेल्स से रिलेटेड हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे आपको टाइटल मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ मेडिसिन सेल्स, आपको पता है मेडिसिन के लिए जो मेडिकल स्टोर होता है मेडिसिन को सेल कैसे करता है, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को आप बना सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं, जैसे बुक सेल्स, यानी बुक सेल्स से रिलेटेड आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आप ग्रोसरी शॉप का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, स्टेशनरी शॉप का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, यानी सेल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो हमारे आसपास है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होंगे। एक और एग्जांपल लीजिए टॉयज स्टोर, ये अभी ये बना सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक आप चूज कीजिए जो आसपास हमारे एरिया में वो परफॉर्म हो रहा है और उसको आप इजीली सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक जेन्युइन टॉपिक होगा, रियल लाइफ टॉपिक होगा और इस पे प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। चलिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जैसे कि कोई स्टूडेंट है जो हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे इंटरेस्टेड है बनाने के लिए, तो देखिए आप हॉस्पिटल टॉपिक गूगल पे सर्च करके कहीं से कॉपी पेस्ट करके आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि देखिए हमारे आसपास जो हॉस्पिटल है या नर्सिंग होम है उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो हमें पहले से ही पता होता है, कुछ चीज़ें आपको स्टडी करना होता है। स्टडी आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन इसको आप जो इसमें आप डिज़ाइन करेंगे सॉफ्टवेयर, उसमें आपका एफर्ट होना चाहिए। ये चीज़ वो ज़रूर नोटिस करते हैं जब आप वाइवा में बैठोगे, राइट। तो आप इससे रिलेटेड भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सपोज कीजिए होटल एक आपका ये प्रॉब्लम डोमेन है, होटल से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। होटल में गेस्टिंग किस तरह से मैनेज होती है, गेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, इससे रिलेटेड आप टॉपिक चूज कर सकते हैं। एक और मैं टॉपिक का एरिया बता देता हूँ, रेंट। आज की डेट में रेंट से बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेंट पे यूज़ करते हैं लोग, जैसे कार यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं, बाइसिकल यूज़ करते हैं, बुक्स भी आज पर रेंट पे दिया जा रहा है। तो यहाँ से भी आपका एक टॉपिक यूज़ हो सकता है। लॉजिंग सिस्टम आपको पता होगा, आज की डेट में लॉज पेइंग गेस्ट सिस्टम, यहाँ से भी आप एक टॉपिक लिख सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस, ये देखिए वेबसाइट बनाने, आजकल लोग वेबसाइट बनाते हैं। ऑनलाइन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप बना सकते हैं, जैसे ऑनलाइन आइटम सेल्स करना, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट, यानी किसी कस्टमर्स को कंप्लेंट किस तरह से कंपनी मैनेज करती है ऑनलाइन, ऐसा वेबसाइट बना सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, किसी भी कस्टमर से ऑनलाइन ऑर्डर कंपनी रिसीव करना चाहती है तो इसके लिए आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे सारे रियल वर्क है जहां से आप अपना टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट ना करके चूज किया जा सकता है और ऐसे टाइटल जरूर पास होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, स्क्रैप, आप सबको पता है स्क्रैप मैनेजमेंट, ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, ये इजीली पास हो गया, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और मैं बताता हूँ, एक मैंने बनाया हुआ है ब्रूम्स मेकिंग। ये देखिए ब्रूम्स मेकिंग, आपको पता है ब्रूम्स मेकिंग के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको मैनेज करने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आर्मेचर वाइंडिंग होता है, आपको पता है ना आर्मेचर, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। आर्मेचर वाइंडिंग के लिए एक कंपनी है हमारे आसपास जो आर्मेचर बाइंडिंग करती है, तो इसके लिए मैंने प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को दिया हुआ है। तो इस तरह के टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे तो वो जरूर आपका पास होगा। तो इस तरह से आप अपने आसपास जो एक्टिविटीज है उसी में से आप सर्च करने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर अच्छा सा एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके सिनॉप्सिस का सेकेंड चैप्टर है। इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव राइट करने होते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर देखो, आप अपने प्रोजेक्ट जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पास करना होता है, यानी जो भी एक्टिविटीज़ आप इस सॉफ्टवेयर में
मैनेज करने जा रहे हो, यूज़ करने जा रहे हो, किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पास करना होता है। ये जनरली आप एक पैराग्राफ में इसको लिखना चाहिए। एक पैराग्राफ से कम 1-2 लाइन में आप नहीं लिखोगे, एटलीस्ट कम से कम 10 to 15 लाइन्स तो होने चाहिए। तो ये आप 10 to 15 लाइन्स इसको ज़रूर आप कंसीडर करोगे। A4 साइज में मैं बता रहा हूँ 10 to 15 लाइन, यानी हाफ पेज में आपका इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको राइट करना है। जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों बना रहे हो आप। तो देखो 1-2 पॉइंट तो मैं आपको बता देता हूँ जो कॉमन सभी प्रोजेक्ट के लिए है। एक, जैसे देखो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है मैनुअल एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, यानी मैनुअल वर्क को हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटेड वर्क में कन्वर्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर से यही किया जाता है, ये सभी के लिए कॉमन है। एक और हो सकता है मेन ऑब्जेक्टिव कि आपका टास्क एक्यूरेट होना चाहिए, ये भी हो सकता है फास्ट होना चाहिए। देखो ये सारे कॉमन है जो सभी सॉफ्टवेयर के लिए एप्लीकेबल है, बट आपका जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया कि ऑनलाइन सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम हमें बनाने जा रहे हो, तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है इंक्रीजिंग सेल्स, यानी जो कंपनी का सेल है वो इंक्रीज करना है, मेन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अट्रैक्ट मोर कस्टमर, ये हो सकता है अट्रैक्ट मोर कस्टमर, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। उसके बाद ये हो सकता है कि ऑफर्स हमें सेल करने हैं कस्टमर्स को। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको सर्च करने होते हैं, यानी ये भी आप एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट आप इसमें राइट करने चाहिए इस तरह से। या आप यदि पैराग्राफ में राइट करते हो तो इसको भी एक पैराग्राफ में आप जरूर लिखोगे, यानी 1 पेज के अंदर ये दोनों चीज आप लिख सकते हैं। एक ही पेज में इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स आना चाहिए, सफिशिएंट है। ठीक है, कोई किसी ने ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, एक ही पेज में आपको राइट करना है। आप थोड़ा कम हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते, जैसे आपने 5 लाइन में लिख दिया दोनों, नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। या तो ये ध्यान रखिए, आप इस तरह से लिटरेचर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। आपके सिनॉप्सिस का 3rd चैप्टर है, ये प्रोजेक्ट कैटेगरीज आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है। देखो इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना होता है, एटलीस्ट इसमें 5 to 6 लाइन आपको आप लिख सकते हैं। इसमें आपको ये बताना होता है कि आपका प्रोजेक्ट किस कैटेगरीज का है, जैसे डेटाबेस DBMS सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, नेटवर्किंग प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हो, सॉकेट प्रोग्राम भी आप बना सकते हो, सॉकेट प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। मल्टीमीडिया, जनरली आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें मल्टीमीडिया के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, मल्टीमीडिया से रिलेटेड और भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एनिमेशन, AI का प्रोजेक्ट भी अब इग्नू वाले एक्सेप्ट करते हैं, अभी पहले नहीं था ऐसा। ये पाइथन के हेल्प से आप AI का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो जिन्होंने पाइथन किया हुआ है, पाइथन भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। इसमें AI से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो जो भी आप कैटेगरीज यहाँ पे चूज करते हैं उससे रिलेटेड आपको एक पैराग्राफ यहाँ पे राइट करना होता है, दैट्स इट। यानी किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट है, कैटेगरीज लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपके सिनॉप्सिस का 4th चैप्टर है एनालिसिस प्रोसेस। ये आपको केयरफुली डिज़ाइन करना होता है। इसमें बहुत सारे डायग्राम्स भी होते हैं और बहुत सारे प्रोसेस भी लिखने होते हैं। तो अभी हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको डिफाइन करना चाहिए प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन का मतलब है कि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है जिसको आप सॉफ्टवेयर के हेल्प से सॉल्व करने जा रहे हो, ये आपको राइट करना है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपने स्टॉक मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, तो कंपनी स्टॉक मैनेजमेंट अभी मैनुअली कैसे मैनेज करती है, उसमें किस टाइप की कंपनी को प्रॉब्लम फेसेस होते हैं जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हो, तो वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको राइट करना चाहिए। एटलीस्ट 1 पैराग्राफ आप इसमें जरूर लिखोगे। 1 पैराग्राफ मीन्स आपको एटलीस्ट 10 लाइन्स के आसपास आपको लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये प्रॉब्लम डिफाइन आपने कर लिया, तो एक चीज और यहाँ पर आपको पता है फिजिबिलिटी स्टडी आपको करना होता है। आपने पढ़ा हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और SAD में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये फिजिबिलिटी स्टडी ये लिखना कंपलसरी है। यदि आपने नहीं लिखा तो ये निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके सिनॉप्सिस के ऊपर। इसमें बहुत सारे फिजिबिलिटी होते हैं, मैं कुछ फिजिबिलिटी का नाम बता देता हूँ। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, आपको पता है सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट होगा। उसके बाद आपको एक और है टेक्निकल फिजिबिलिटी, एक और आप बताइए क्या हो सकता है। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, ये देखो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। और देखो इसके अलावा कुछ और भी है, मैं बता देता हूँ। सोशल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, टाइम फिजिबिलिटी। ये देखिए 6 टाइप के फिजिबिलिटी है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि ये सब लिखना चाहिए, बट
आप नहीं लिखना चाहे तो एटलीस्ट इन 3 फिजिबिलिटी को लिखना तो कंपलसरी है, ये लिखना पड़ेगा। और सब में एक एक पैराग्राफ आपको मिनिमम मैं बता रहा हूँ लिखना चाहिए, एक एक पैराग्राफ, राइट। चलिए, तो ये फिजिबिलिटी सेक्शन भी आपने कंप्लीट कर लिया। अब फिजिबिलिटी सेक्शन के बाद आपको यहाँ पर ईआर डायग्राम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ईआर डायग्राम में आपको राइट करना है, डायग्राम बनाने होते हैं। जितने भी टेबल्स आपने सेलेक्ट किया है, आपको पता है ईआर डायग्राम कैसे बनाते हैं, आपने किया होगा। तो उस ईआर डायग्राम के बीच जो रिलेशनशिप होगा ये परफेक्टली होना चाहिए। रिलेशनशिप आप मिस्टेक करोगे तो फिर आपका निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि बेशक आपने एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम नहीं बनाया है तो चलेगा। एक एक्सटेंडेड ईआरडी होता है, ये आपने नहीं बनाया तो चलेगा। सिंपल ईआर भी बनाइए, बट ये रिलेशनशिप इसमें प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करते हैं वो लोग जब वो सिनॉप्सिस चेक करते हैं। उसके बाद इसमें क्लास डायग्राम मैं बता रहा हूँ कि क्लास डायग्राम में जैसे आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया है, जैसे आपने जावा यूज़ किया है, तो इसके अंदर जावा में ऑफकोर्स आप क्लास बनाओगे तो उस क्लास को डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करना होता है। ये भी आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो, क्लास कैसे डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें एक और चीज़ होता है यूज़ केस डायग्राम। ये भी आप जब क्लास डायग्राम यूज़ करते हो तो यूज़ केस डायग्राम भी आपको बनाना होता है। यूज़ केस डायग्राम में आपको पता है कि यूज़र की एक्टिविटीज़ क्या होगी, इसको हमें शो करना होता है उस सिस्टम के ऊपर। ये आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। ये एक्टर होता है यूज़र, और ये कैसे टास्क परफॉर्म कर रहा है वो हर एक स्टेप्स को आपको यहाँ पर इस यूज़ केस डायग्राम से लिख के दिखाना होता है। तो ये ध्यान रखना, यदि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया है तो ये यूज़ केस डायग्राम और क्लास डायग्राम भी बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं डेटाबेस डिज़ाइन। देखो, डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर आपने डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स आपने लिए होंगे, तो उसमें जितने भी फील्ड्स आपने लिया है, एट्रीब्यूट्स लिया हो, सारे एट्रीब्यूट्स के डिटेल्स भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। तो ये इसमें आपने देखा ईआरडी आपने बना लिया, क्लास डायग्राम बता दिया मैंने आपको, यूज केस डायग्राम। अब एक और इम्पॉर्टेंट डायग्राम है आपका डीएफडी। इसमें लोग क्या करते हैं, बुक से डीएफडी आप राइट कर देते हो, यानी सिंपल डेटा फ्लो डायग्राम का डेफिनेशन लिख दिए, टाइप्स लिख दिए, नहीं चलेगा। जो आपने डेटाबेस डिज़ाइन किया है या जो ईआरडी आपने डिज़ाइन किया है उसके अकॉर्डिंग डीएफडी भी आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसमें डीएक्सडी आपको पता है, कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी, जीरो लेवल डीएफडी बनाना चाहिए। जीरो लेवल डीएफडी को एक्सपेंड करने के लिए आप फर्स्ट लेवल डीएफडी बनाते हो, उसके बाद इसको एक्सपेंड करने के लिए सेकंड लेवल डीएफडी बनाना चाहिए। एटलीस्ट ये 3 स्टेजेस होने चाहिए, कॉन्टेक्स्ट लेवल यानी जीरो लेवल, उसके बाद फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। तो देखो, मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ, आपका डीएफडी परफेक्ट होना चाहिए और ईआरडी परफेक्ट होना चाहिए। बाकी इस डायग्राम की हम बात नहीं करते हैं। ये 2 डायग्राम और एक जो डेटाबेस आपने डिज़ाइन किया है यानी टेबल्स, ये 3 चीज़ यदि आपने एक्यूरेटली डिज़ाइन किया है और तो ये तीनों जैसे डीएफडी और ईआरडी टेबल, तो ये चांसेस होता है कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूवल हो जाएगा। इन तीनों में से कुछ भी आपने मिस्टेक किया है, ज़्यादा मिस्टेक किया है, तो आपको अप्रूव नहीं करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इस चैप्टर के अंदर आपको अपने प्रोजेक्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे राइट करना होता है। इसके अंदर देखिए बहुत सारे सब हेडिंग्स हैं। इस सभी सब हेडिंग्स को आपको 1 बाय 1 अलग अलग सेक्शन में एक्सप्लेन करना चाहिए। अभी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन के अंदर क्या राइट करना होता है। एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझ। इस सेक्शन के अंदर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आपको राइट करने होते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको राइट करना होता है। देखिए, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स का मतलब ये होता है कि जैसे आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो इस सॉफ्टवेयर में जितने भी मेजर टास्क है उस मेजर टास्क को आप कैटेगराइज कर लो और सबके लिए आपने एक अलग अलग मॉड्यूल डिज़ाइन किया है। इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो सकते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक तरह के टास्क को ये मैनेज करता हो, इसीलिए इसको कहा जाता है मॉड्यूल। ये एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर मॉड्यूल। ऑर्डर मॉड्यूल का मतलब है कि ये ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ होंगे उसके लिए सारी कोडिंग प्रोग्रामिंग यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। एक और देखिए कस्टमर मॉड्यूल, यानी कस्टमर से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं, जैसे कस्टमर को ऐड करना, कस्टमर डिलीट करना, कस्टमर को सर्च करना, अपडेट करना, तो ये सारे इसी मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम बन सकते हैं या सबके लिए अलग अलग आप फंक्शन बनाकर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह एक और मॉड्यूल का मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, रिपोर्ट
जनरेशन मॉड्यूल। आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो फाइनली हमें रिपोर्ट जनरेट करना होता है, तो कस्टमर किस टाइप का रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, जैसे आपने मंथली रिपोर्ट जनरेट किया है, वीकली रिपोर्ट जनरेट किया है, या कस्टमाइज डेट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट जनरेट किया है। तो इसके लिए सारे ऑप्शंस आपको इसी रिपोर्ट मॉड्यूल्स में डिफाइन करने होंगे। यूजर्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, यानी जितने भी टास्क हैं, मेजर टास्क है, उसको अलग अलग हमने ग्रुप बना दिया और सबके लिए एक एक मॉड्यूल हमने तैयार किया है। उस मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स हो सकते हैं, सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है, और प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको मॉड्यूल तैयार करना है और सभी मॉड्यूल्स के बारे में एक एक पैराग्राफ यहाँ पे आपको राइट करना होगा। जस्ट अपनी लिटरेचर में आप राइट कीजिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स का जो एफर्ट्स है यहाँ पे दिखना चाहिए कि स्टूडेंट ने क्या राइट किया है। कहीं से आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कॉमन हाई लेवल लिटरेचर लैंग्वेज में, तो वो आपका निगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको खुद राइट करना है। आपको ये समझ में आ गया कि कितने मॉड्यूल्स है और उसमें क्या काम होने वाला है, तो सारा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक कंप्लीट माना जाएगा। आपने पढ़ा होगा एक WBS स्ट्रक्चर होता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप पढ़ने वाले होंगे, तो आप पहले इस चीज़ को पढ़ लीजिए कि कैसे सॉफ्टवेयर के पार्ट को ब्रेक करते हैं। उसके बाद आप इजीली इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। तो आई थिंक ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है। इस सेक्शन के अंदर आपको डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करना हो अपने प्रोजेक्ट का। जो भी आपने प्रोजेक्ट टाइटल सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। जैसे आपने बहुत सारे मॉड्यूल्स इसमें बनाए होंगे, मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे आपने प्रोग्राम्स बनाए होंगे, प्रोग्राम के अंदर आपने फंक्शन यूज़ किया होगा, आपने एरे यूज़ किया होगा, लिस्ट यूज़ किया होगा, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग एलिमेंट है जो आपने अपने प्रोग्राम के अंदर आपने यूज़ किया होगा। तो इस प्रोग्राम का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बताना है। देखिए, आपको कंप्लीट कोड नहीं करना होता है, बट उसका फॉर्मेट आप जरूर यहाँ पे राइट करके बताओगे। ओके, तो देखिए एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है क्योंकि अभी आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है और उसका स्ट्रक्चर पहले आपको लिखना पड़ रहा है। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क है, बट मैं आपको इसके 2 वेज बताऊंगा लिखने का। जो भी आपको समझ में आता है आप उसका यूज कर सकते हैं। एक तरीका है कि आपको यहाँ पर जो प्रोग्राम आप बनाओगे उस प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताना पड़ेगा, और दूसरा तरीका है कि आप उसको प्लेन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। जैसे आपने सपोज कीजिए कि जावा में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आप जावा में प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर आप बहुत सारे क्लासेस बनाएंगे। तो उस क्लास का स्ट्रक्चर आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक क्लास बनाया है, क्लास और स्टूडेंट। ये स्टूडेंट नेम से आपको एक क्लास की रिक्वायरमेंट है आपके प्रोजेक्ट में। तो अब इससे रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे उस एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे। जैसे इंटीजर, रोल, उसके बाद नेम इनपुट करना है, तो आपको स्ट्रिंग यहाँ पर नेम इस तरह से लेना चाहिए, एस नेम। ये देखो, ये मैंने नेम ले लिया, राइट। ये मैं जावा की कोड बता रहा हूँ। ओके, इसी तरह आपको और भी वेरिएबल्स की ज़रूरत है, इसको डिफाइन कीजिए। उसके बाद मेथड्स की रिक्वायरमेंट है, आप मेथड्स भी यहाँ पे इस तरह से आपको सिर्फ फॉर्मेट बनाना है, यहाँ पे राइट करना है। देखिए, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग वेरिएबल नेम लिखेंगे तो कुछ भी जैसे एक्स वाई हम लोग यूज़ कर लेते हैं प्रोग्राम में, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर वेरिएबल का नेम लिखना चाहिए जिससे समझ में आए कि आपने क्या इनपुट किया है। जैसे मैंने एस लिया, समझ में आ रहा है, स्टूडेंट नेम। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर एन पास कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर एक इस तरह से वेरिएबल का नेम लेना है जिससे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आप क्या करने जा रहे हो। ओके, तो चलो, तो ये स्ट्रक्चर देखिए, एक स्ट्रक्चर एक क्लास का मैंने बना दिया इस तरह से। इसमें और भी प्रॉपर्टीज, मॉडिफायर, स्पेसिफायर, आप जो भी यूज करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका प्रोग्रामिंग वे है जिसमें प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आपको राइट करना है। अब किसी स्टूडेंट का एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि वो अभी कैसा प्रोग्राम बनेगा, पहले से आपने अभी डिसाइड नहीं किया है, उनके लिए क्या हो सकता है। अब उनके लिए ये तो पता होगा कि आपके प्रोजेक्ट में स्टूडेंट एक एंटिटी होगा, यानी स्टूडेंट जैसे आपने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया है, तो इसी तरह स्टूडेंट नाम से टेबल होगा, एंटिटी सेट आपने बना रखा होगा। तो ये आप सर्च करो कि आपके डेटाबेस के अंदर क्या क्या एंटिटीज़ है, उस एंटिटीज़ को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट एक एंटिटी सेट है, तो इसको हमने यहाँ पर ये राइट कर दिया कि स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर, इस तरह से लिख सकते हैं, स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर हैज़। अब इसके अंदर क्या क्या फील्ड है वो आप लिखिए, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, उसके बाद एड्रेस हो सकता है,
कोर्स हो सकता है। इस तरह से आप ये सारी डिटेल प्लेन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये दूसरा तरीका है डेटा स्ट्रक्चर लिखने का। यानी आपने ERD बनाया होगा तो ERD में आपने जितने एंटिटीज लिए होंगे उसके अंदर क्या क्या फील्ड लिया है, इस तरह से आप डिफाइन करके लिख सकते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ ये वाला तरीका ज़्यादा परफेक्ट है, बट ये भी एक्सेप्टेबल है, आप ऐसा लिख सकते हैं तो चलेगा। तो आपने यदि पहले से डिसाइड नहीं किया है स्ट्रक्चर तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यस, किसी के प्रोजेक्ट में सपोज कस्टमर कोई एंटिटी है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कस्टमर्स के अंदर क्या क्या फील्ड्स आपने यूज़ किया है, इसी को आप प्लेन इंग्लिश में यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसा मैंने किया है। ठीक है, यदि ऑर्डर है, ऑर्डर के बारे में लिखना है तो ऑर्डर्स जो आप मॉड्यूल बनाएंगे उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आप यूज़ करोगे, फील्ड आप यूज़ करोगे, उसको यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऑर्डर ID, ऑर्डर नेम, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर डेट, ये सारी चीज़ें आप प्लेन इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो ये मैंने 2 तरीका बता दिया आपको लिखने का, जो भी आपको लगता है आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस समय आपको ये कोड तो लिखना ही पड़ेगा, तो उस समय कोड को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इस सेक्शन में आपको डेटाबेस डिजाइन करना होता है। देखिए डेटाबेस आपने बनाया होगा, ER डायग्राम आपने बनाया होगा, तो उसमें जितने भी टेबल्स होंगे सभी टेबल का डिटेल्स यहाँ पे आपको राइट करके बताना पड़ेगा। देखिए इसको राइट कैसे करेंगे, मैं एक फॉर्मेट बता देता हूँ, आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं लिखने का। तो देखिए एक फॉर्मेट आप इस तरह से एक टेबल बना लीजिए। ये मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर, ये मैंने सेकेंड कॉलम बनाया, एट्रीब्यूट्स नेम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, राइट। एक और मैंने यहाँ पर बनाया, इसका डेटा टाइप क्या हो सकता है, ये देखिए डेटा टाइप आप लिखिए। उसके बाद ये साइज़ क्या है इसका, यहाँ पर एक कॉलम साइज़ बना लो। एक और आप यहाँ बना सकते हैं कंस्ट्रेंट्स, यदि उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स आपने यूज़ किया है ये आप यूज़ करो। एक और फील्ड आप बनाइए डिस्क्रिप्शन, अदर कोई डिटेल है तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। देखिए ये एक परफेक्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप राइट करेंगे तो ये ज़्यादा रीडेबल होगा, ज़्यादा यूज़फुल होगा। इस तरह से आपको बहुत सारे जितने भी टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे अभी मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, स्टूडेंट टेबल आपको डिज़ाइन करना है। देखिए स्टूडेंट टेबल सीरियल नंबर 1। अब इसमें फील्ड आपने एट्रीब्यूट्स क्या लिया होगा, कॉलम क्या क्या लिया होगा। जैसे देखो फर्स्ट कॉलम है रोल नंबर लिखना है। डेटा टाइप इंटीजर है। अब यहाँ इंटीजर का साइज आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लेगा, अदरवाइज आप चाहे तो साइज यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब जैसे इसको प्राइमरी की बनाना है तो ये यहाँ पर प्राइमरी की आप बनाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके टेबल में जो डेटा है उसको कैसे आप यूज़ करोगे, राइट। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ये क्या है रोल नंबर, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज स्टूडेंट्स रोल नंबर, ये डिटेल्स है आप जैसे चाहे लिखना चाहे। इसी तरह सेकेंड कॉलम में रोल नंबर, अब क्या होगा स्टूडेंट नेम, ये देखिए स्टूडेंट नेम, इसका डेटा टाइप क्या होगा कैरेक्टर या वेरकेर आप ले सकते हैं। इसका साइज आप डिफाइन कर लीजिए 20, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स। इसमें आप कोई कंस्ट्रेंट्स देना चाहते हैं जैसे नॉट नल, यहाँ पे नॉट नल आप डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आपने DBMS में पढ़ा होगा, तो जो भी आपके फील्ड के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे लिखिए क्या लिखना चाहेंगे, दिस इज स्टूडेंट्स नेम, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इसी तरह एक और फील्ड में बना लेता हूँ, सपोज करो ईमेल आईडी आपने लिखा है स्टूडेंट का, यहाँ पर ईमेल आईडी क्या होगा कैरेक्टर या वेरकेर डिफाइन किया, ये साइज आपने यहाँ पर डिफाइन किया। अब इसको भी आप नॉट नल लिख सकते हो, यानी इसको ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। फिर इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखिए, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस तरह से जितने भी इस टेबल में आपने फील्ड डिसाइड किया होगा सबको इस तरह से डिटेल एक्सप्लेन करना है। आपकी कोई टेबल फॉर्मेट में नहीं लिखना चाहता है तो आप अलग से ऐसे भी लिख सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं रोल नंबर, इसका डेटा टाइप इंटीजर है, साइज 20 है, इस तरह से आप कॉमा डाल के भी लिखते हैं, बट ये परफेक्ट तरीका नहीं है। इस तरह से आप लिखोगे जो ज़्यादा रीडेबल है, राइट। तो इस तरह से आप लिखें, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट, जितने भी टेबल्स होंगे आपके प्रोजेक्ट में सभी टेबल्स को यहाँ पे बताना है। प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल, चेक कंस्ट्रेंट्स, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आपने DBMS में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको अप्लाई करोगे। जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी वहीं पे अप्लाई करना है, कुछ भी रेंडमली कहीं कुछ भी टाइप नहीं कर देना है। समझ में आ रहा है आप सबको? चलिए, तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इस सेक्शन के अंदर आपको प्रोसेस लॉजिक राइट करना होता है हर एक मॉड्यूल का, जितने भी मॉड्यूल्स आपने फाइंड आउट किया हुआ है। पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे,
आपने जितने भी मॉड्यूल्स आपने बनाए हैं सभी मॉड्यूल्स का जो वर्किंग प्रोसीजर है वो आपको यहाँ पे राइट करना होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो यूज़र आपके मॉड्यूल को यूज़ करेगा तो उसका स्टेप क्या होगा, आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से राइट कर सकते हो, या आपने जो मॉड्यूल बनाया आपका मॉड्यूल कैसे काम करता है ये आपको राइट करना चाहिए। ठीक है, जैसे भी आपको समझ में आए आप इसको लिख सकते हो। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लो। सपोज करो, एक मैं कॉमन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है। जैसे आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप वेबसाइट पे सबमिट करते हो बहुत सारे, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, तो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग लिखना है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल बना रखा है उसमें यूजर कैसे उसको यूज करता है, डेटा कैसे पास होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यूजर्स डाटा को एंटर करता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूजर एंटर्स द डेटा, डेटा एंटर करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वैलिडेट द डेटा, वैलिडेट डाटा को वैलिडेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेव टू डीबी, डेटाबेस में वो सेव हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेव होने के बाद कंफर्मेशन मैसेज आता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कंफर्मेशन मैसेज। देखिए इसको प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा कि एक क्या स्टेप हो रहा है, मैंने जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल बता दिया है। तो इस तरह से आपको हर एक मॉड्यूल्स का एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। आप इसमें चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हो, आप फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हो इसके स्टेप्स को दिखाने के लिए, बट ये ऑप्शनल है। आप ऐसा ज़्यादा मेहनत करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, यानी कोई भी डायग्राम या फ्लो चार्ट जिसके हेल्प से ये प्रोसेस समझ में आ जाए यूज़र को, वो आपको लिखना चाहिए। बट ये ऑप्शनल है, आप नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, बट ये स्टेप्स आपको ज़रूर लिखने चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है। इस सेक्शन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड रिपोर्ट जनरेशन के बारे में लिखना होता है। आप सबको पता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक दो तरह के होते हैं। कौन कौन से टेक्निक है, एक ब्लैक बॉक्स और ये व्हाइट बॉक्स। जो आपको लिखना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये रिक्वायर्ड है, ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। और साथ साथ आपको टेस्टिंग लेवल्स भी लिखने होते हैं। टेस्टिंग लेवल्स कई तरह के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ये सारे टेस्टिंग लेवल्स आपको लिखने पड़ेंगे। आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, वहाँ पे सारे टेस्टिंग दिया हुआ है, उसके हेल्प से आप ये वाला सेक्शन तैयार कर लेना चाहिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर टेस्ट केसेस भी आपसे पूछा जाता है कि जो मॉड्यूल आपने बनाया है उसको आपने टेस्ट कैसे किया है, उस प्रोसीजर को आप बताओ। तो देखो मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। यहाँ पर सपोज कीजिए ये हमारा एक रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, इसमें यहाँ पर ये आईडी एंड ये पासवर्ड, ये दो फील्ड बना होता है, और यहाँ पे क्या है, लॉगिन बटन है और यहाँ पे कैंसिल बटन है, आपको पता है राइट। अब इसमें देखो आप इसको टेस्ट कैसे करोगे, तो देखो इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन के डेटा डालकर देखिए और आपको ये चेक करना है कि वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो मैंने यहाँ पर करेक्ट आईडी पास किया है और रॉन्ग पासवर्ड पास किया है, रॉन्ग पासवर्ड मैंने पास किया है, तो क्या होना चाहिए, ये आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा। यानी जो प्रोग्रामर ने डिजाइन किया है उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि रॉन्ग पासवर्ड है तो लॉगिन अलाउ नहीं करेगा। तो यानी आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ये है कि इस केस में ये अलाउ नहीं करना चाहिए। अब आपको ये देखना है एक्चुअल रिजल्ट क्या है। एक्चुअल रिजल्ट ये आ रहा है कि नॉट अलाउ कर रहा है आपके सॉफ्टवेयर, तो इसका मतलब क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर ये टेस्ट में पास हो गया। समझ रहे हो आप लोग। देखो मैंने बताया रॉन्ग पासवर्ड मैंने इनपुट किया तो क्या होना चाहिए, आपका सॉफ्टवेयर पास नहीं होना चाहिए, ये इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और यही रिजल्ट आ रहा है। यानी ये जो एक्सपेक्टेशन है किसका है, प्रोग्रामर का है जिसने डिजाइन किया था। यानी उसने यही डिजाइन किया है कि रॉन्ग पासवर्ड हो तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, और ये लॉगिन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है। एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज करो यहाँ पर मैंने करेक्ट आईडी प्लस करेक्ट पासवर्ड इनपुट किया है, यानी दोनों सही है, तो क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या होगा प्रोग्रामर का, अलाउ करेगा ये लॉगिन, और ऐसा नहीं कर रहा है, मान लो नॉट अलाउ, तो इसका मतलब क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, फेल हो गया, काम नहीं कर रहा है। मीन्स हमने ये बनाया था कि करेक्ट आईडी और पासवर्ड यदि सबमिट किया जाए तो इसका मतलब है कि ये लॉगिन अलाउ होना चाहिए, बट इस केस में क्या हो रहा है, ये अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने जो लॉजिक बनाया था वो बिल्कुल गलत है। यदि अलाउ करता तो इसका मतलब है कि पास हो जाता। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आपको देना है। अब यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रॉन्ग आईडी लिया है एंड करेक्ट पासवर्ड लिया है। अब बताइए क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स ये यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा वो क्या होगा, नॉट अलाउड, और आपका सॉफ्टवेयर ये नहीं अलाउ कर रहा है, तो इसका मतलब है
कि ये वाला केस भी वो पास हो गया, यानी ये केस और ये केस तो सही काम कर रहा है, ये केस सही काम नहीं कर रहा है, तो इसको फिर से आप ठीक करोगे और इसके लॉजिक को आप इम्प्रूव करिएगा। तो इस तरह से ये आपको टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं जो आपको लिखना पड़ेगा। हर एक मॉड्यूल्स के एटलीस्ट 2 और 3 टेस्ट केसेस आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये टेस्ट केसेस देखो अभी आपको इसमें नहीं लिखना है, मैंने यहाँ पर बता दिया है। आप यहाँ पर टेस्ट केसेस के सिर्फ नाम लिख सकते हैं या डिटेल आप लिख सकते हो, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं भी दे सकते हो। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहाँ पर प्रोजेक्ट में आपको ये टेस्ट रिपोर्ट ये जरूर लगाना होता है, टेस्ट केसेस, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं करोगे, आप सिर्फ नाम लिखोगे अपने सिनॉप्सिस में, टेस्ट केसेस आपने क्या क्या चेक किया है, कौन कौन से टेस्टिंग लेवल आपने चेक किया है, तो ये एक्सेप्टेबल है, चलेगा। बट ये चीज़ प्रोजेक्ट का पार्ट है, मेन पार्ट है, यानी प्रोजेक्ट में करना कंपलसरी है, राइट। चलिए, तो ये आपका टेस्टिंग डिटेल्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं रिपोर्ट जनरेशन में। देखो रिपोर्ट जनरेशन का मतलब ये होता है कि जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है फाइनली उसका आउटपुट क्या होता है कि वो यूजर्स इनवॉइस प्रिंट करता है। जैसे आपने सेल्स मैनेजमेंट बनाया तो क्या होगा, जब डाटा एंट्री करते हो तो उसके बाद कस्टमर का बिल जनरेट करता है, तो जो कस्टमर का बिल है यही आपका रिपोर्ट है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट में ये सेलेक्ट करना है कि एटलीस्ट 2 to 3 रिपोर्ट जनरेशन जरूर होना चाहिए। मैं 1-2 नाम बता देता हूं। जैसे एक तो मैंने बता दिया कस्टमर्स का बिल, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट लिखना है। और एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ जो फॉर्मेट आपने लिखा है वो बाद में चेंज कर सकते हो, यानी जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उस समय इसका फॉर्मेट एग्जैक्टली ऐसा हो, कोई ज़रूरी नहीं है, चेंज हो सकता है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट का नाम लिख देना है और उसमें क्या डिस्प्ले हो रहा है ये चीज़ आपको लिखना है। जैसे कस्टमर बिल है तो इसमें क्या हो रहा है, कस्टमर के बिल्स के डिटेल होंगे, आइटम प्रोडक्ट के डिटेल्स होंगे, आपको राइट कर देना है। हो सकता है अब आपने एक और रिपोर्ट लिया है मंथली सेल्स, यानी टोटल मंथली सेल्स कितने हैं, टर्नओवर कितना है, ये आपको दिखाना है। या यूज़र कोई स्पेसिफिक डेट इनपुट करता है, उस डेट पे कितने सेल्स हुए हैं उसका डिटेल डिस्प्ले कर सकता है। एक रिपोर्ट आपका ये हो गया। ये भी देखना है कि जो एम्प्लॉयज है उसके अटेंडेंस हमें रिपोर्ट देखना है मंथली, तो ये भी आपका एक रिपोर्ट हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन, समराइज इन्फॉर्मेशन हमें इस सॉफ्टवेयर से चाहिए, वो आपको चूज करना है। तो देखिए एटलीस्ट 2 रिपोर्ट्स आप जरूर मेंशन करोगे अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे सिर्फ मेंशन करना है और उसका आप एक फॉर्मेट सिर्फ बता देना है जो बाद में चेंज किया जा सकता है जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे। तो आई थिंक ये वाला सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको क्या करना है। इस चैप्टर के अंदर आपको राइट करना है टूल्स, प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मींस आपने जो भी सॉफ्टवेयर या टूल्स आपने यूज किया है उसका लिस्ट यहाँ पे आपको तैयार करना है और उसके बारे में एक एक पैराग्राफ आपको राइट करना है। जैसे आपने जावा यूज किया है तो जावा के बारे में एक पैराग्राफ आप राइट कीजिए। आपने C# यूज़ किया है तो C# यूज़ कीजिए। आपने SQL सर्वर आपने यूज़ किया है तो SQL सर्वर, या और भी कोई भी टूल्स आपने यूज़ किए होंगे तो उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे इस चैप्टर में आपको राइट करना है। ब्रीफली आपको राइट करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसमें जैसे आपने विजुअल बेसिक आपने चूज़ किया है VB लैंग्वेज, तो इसके साथ MS एक्सेस डेटाबेस आप चूज़ नहीं कर सकते, ये इग्नू वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी विजुअल बेसिक के साथ MS एक्सेस आप यूज़ नहीं कर सकते। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे C और C++ में आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें DBMS का प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी डेटाबेस कनेक्टिविटी C++ के हेल्प से करते हैं तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये 2 रेस्ट्रिक्शन है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, इस लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। बाकी इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे पाइथन भी अब इग्नू वाले ने अलाउ कर दिया है तो आप पाइथन में दे सकते हैं, AI प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। इसमें मैंने बताया आपको JSP आप यूज़ कर सकते हैं, PHP यूज़ कर सकते हैं। ये सारी लिस्ट दी हुई है आपके गाइडलाइन में, आप उसमें गाइडलाइन में जाके देखो, लगभग 20 to 25 लैंग्वेजेस एंड टूल्स दे रखे हैं। उसमें से कोई भी टूल्स जो आपको इजीली समझ में आता है, जो आप जानते हो, आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बना सकते हो। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, SRS, आपने SRS पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आपने पढ़ा है। तो इसमें SRS आपको अपने सॉफ्टवेयर का लिखना होता है। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में IEEE SRS फॉर्मेट आपने देखा होगा, इसी को फॉलो करना चाहिए और उसके हेल्प से आप SRS तैयार कर लो। देखो इसमें भी सब कुछ वैसे ही लिखना है, इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हार्डवेयर क्या यूज़ किया है, सॉफ्टवेयर यूज़ क्या किया है, उसमें जो जो चैप्टर्स दिए हुए हैं टॉपिक, उसको सिर्फ एक एक पैराग्राफ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है। इस चैप्टर के अंदर आपको ये लिखना होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है या जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो वो किसी इंडस्ट्री या क्लाइंट के लिए है या नहीं है। यदि नहीं है तो आपको नो लिखना चाहिए,
बट ये लिख देना चाहिए कि आपने किसी क्लाइंट के लिए तो नहीं बनाया है, बट आपके प्रोजेक्ट का जो एक्टिविटीज़ है वो रियल लाइफ वर्क के ऊपर बेस्ड है। जैसे सपोज करो आपने कोई सेल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, तो आप लिख सकते हो कि मैंने क्लाइंट के लिए नहीं बनाया है, बट हमारी जो सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज़ है वो एक्चुअल सेल्स जो मार्केट में होते हैं, सेल्स परचेज, उसके ऊपर बेस्ड है, ऐसा लिख सकते हो। यदि आपने किसी क्लाइंट के लिए बनाया है तो यस लिखना चाहिए और उसका नेम एंड एड्रेस आपको यहाँ पर राइट कर देना चाहिए। एक और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसे कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कंपनी में जॉब कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, और वो चाहते हैं कि वो कंपनी में जिस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वो प्रोजेक्ट सबमिट करें, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। सिनॉप्सिस आपको सबमिट करना होगा और एक साथ में आपको एनओसी भी सबमिट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के साथ। उसमें बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप कोड सबमिट नहीं कर सकते हैं, यानी कोडिंग आपको नहीं देना होगा, सिर्फ आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेंगे और साथ में एनओसी लेटर भी जाएगा और उसके बाद फिर उस टॉपिक प्रोजेक्ट के ऊपर वाइवा होगा। बट याद रखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें वाइवा आपका डिफिकल्ट हो सकता है, जैसा आप चाहे आप कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या राइट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इस चैप्टर के अंदर आपको ये राइट करना होता है फ्यूचर स्कोप। आप अपने प्रोजेक्ट का फ्यूचर स्कोप बताएंगे कि फ्यूचर में ये कैसे वर्क करेगा और इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर को कैसे इंप्रूव करेंगे, ये आपको बताना होता है। आप ऐसा कर सकते हो कि अभी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई लिमिटेशन है, कोई कमी है, तो आप बता देना और आप उसमें ये लिख देना कि इन फ्यूचर मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, बताऊँगा। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने सेल्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें सेल्स से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन है, बट आपके सॉफ्टवेयर में कौन से एम्प्लॉय ने इसको सेल किया है ये मैनेज आपने नहीं किया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारे प्रोजेक्ट में अभी एम्प्लॉय मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, इन फ्यूचर इसको इम्प्रूव किया जाएगा। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया है, यानी आपको कुछ लिमिटेशंस बता देने हैं और बाद में उसको ये बता देना है कि इस लिमिटेशंस को इन फ्यूचर ठीक किया जाएगा। तो ये आपका ये वाला चैप्टर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरह मैंने सिनॉप्सिस के हर एक सेक्शन को क्लियरली समझाने की कोशिश किया है। आई होप इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।